गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। और प्रारंभिक परीक्षा का आपका कंप्लीट सिलेबस जो कि 150 घंटे में कराया जा रहा है। और ऐसा आप देखेंगे कि यूट्यूब में पहली बार ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा है। तो आपकी एक तैयारी बेहतर करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। जो दूर दराज के बच्चे हैं जो कि कंप्लीट सिलेबस एक साथ नहीं वो कर पाते हैं, अलग अलग ढूंढते रहते हैं, तो उनके लिए मैं लाया हूँ खासकर 150 घंटे में है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो इस कड़ी में हम लोग सुबह की क्लास, जैसा कि आप जानते हैं, सुबह 9 बजे से एक 10 बजे तक इंडियन पॉलिटी चलता है, फिर 11 बजे से 12 बजे के बीच में ये हमने देखा हुआ था कि हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है। ये हिस्ट्री की क्लास है। जैसा कि हमने देखा हुआ है, पॉलिटी 9 से 10, हिस्ट्री 11 से 12, ज्योग्राफी 3 से 4 और इन्वायरमेंट ये हमने देखा हुआ है कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में है, और इकोनॉमी 8 बजे से 9 बजे के बीच में, ठीक है। संडे को क्लासेस कुछ नहीं होती हैं, कभी कभी हो जाती हैं, तो ये ध्यान रखना कि संडे की क्लास होती नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमने हिस्ट्री में देख लिया हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1919 के बीच का फेज, जितनी भी हमने बातें कर ली हुई थी। और आज जो है हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने 1857 की क्रांति से लेके 1905, फिर 1905 से लेके 1919, ये सारे मुद्दे हमने कर लिए हुए। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट पार्ट है, ये एकदम से देख लो एक बार, ये है 1919 से लेके 1939 के बीच का भाग, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी जो है, गांधी जी का उदय हो जाता है, और इसके बाद में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन एक नई दिशा, एक नई गति पकड़ लेता है, तमाम सारे परिवर्तन के साथ में ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इवन यूपीएससी के लिए बात करें या किसी भी एग्जाम की हम बात करें, तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको हम बोलते हैं, इसको मॉन्टफोर्ड भी बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हुए फिर आगे जाएंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, रॉलेट एक्ट और गांधी जी का अभ्युदय, उनके जो भी यहाँ पे अभियान चलाए गए, जो भी आंदोलन चलाए गए, उसके बारे में हम लोग बात करते हुए नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर सांप्रदायिकता का विकास कैसे होता है, साइमन रिपोर्ट है, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा का मूल्यांकन, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। तो यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 1919 से लेके 1939 के बीच का भाग, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, डाउट सेशन में आपका संडे को संडे लगेगा, ठीक है। हालांकि अभी मैं डाउट सेशन नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर भी डाउट सेशन में लाइव में लूंगा, और अगर कोई डाउट होगा तो वो आप पूछेंगे उसमें, ठीक है। तो अब अगले संडे से जो है, अभी तो पिछला संडे बीत गया है, तो जो डाउट सेशन रहेगा वो अगले संडे से आपका चलेगा। जो भी टाइम लगेगा उसमें हम उसको करेंगे, ओके। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जैसा कि हमने देखा हुआ था कि मॉन्टेग्यू ने जो है वो घोषणा करी हुई थी, जो कि भारत सचिव हैं और इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए, तो उन्होंने घोषणा की हुई थी कि भाई महामहिम ऐसा चाहते हैं कि अब समय उत्तरदायी शासन का समय आ गया, कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन का को दे दिया जाए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, और इसी उत्तरदायी को लेके हुए, उत्तरदायी सरकार को, निकाय की बात करते हुए वो चेम्सफोर्ड अधिनियम, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉन्टेग्यू है, हमने बताया हुआ भारत सचिव है, और जो चेम्सफोर्ड है वो इस समय जो है वो वायसराय है भारत के, ठीक है, और वो भारत में ही विद्यमान है, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां के जो मुख्य पॉइंट हैं उसकी हम लोग बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं। अगस्त घोषणा के पश्चात, अगस्त घोषणा के पश्चात, ठीक है, अगस्त घोषणा के पश्चात, अर्थात ध्यान रखना, एक तो अगस्त प्रस्ताव भी है, अगस्त घोषणा भी है, अगस्त संकल्प भी है। तो ये पहला जो है, ऐसा एक सीरीज में भी पूछा जा सकता है कि अगस्त घोषणा कब हुई है,
अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगस्त संकल्प क्या है, ये सारे हम पढ़ेंगे एक सीरीज में। तो सबसे पहला जो आएगा यहाँ पे, ऐसे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, सीरीज में एक सीरियल में पूछेगा कि कौन पहले कौन बाद में। तो अगस्त घोषणा जिसको हम लोग बोलते हैं, मॉन्टेग्यू ने जो 1917 में घोषणा की थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगस्त घोषणा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे। अगस्त घोषणा के पश्चात मॉन्टेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल की स्थिति का अध्ययन करने भारत आया, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू साथ यहां पे आप देखेंगे ये भारत आए हुए थे, यहाँ पे ये हालांकि भारत सचिव है, इंग्लैंड में है, लेकिन उच्च स्तरीय दल जो है वो भारत की स्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत आया हुआ था। और दल के अध्ययन के आधार पर आप देखेंगे कि जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट वो प्रकाशित होती है। संयुक्त रूप से हमने बता दिया था मॉन्टेग्यू क्या है, ये भारत सचिव है और ये वायसराय है, ठीक है। तो संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है और यही रिपोर्ट जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनती है जाके। अब यहां से हम देखेंगे कि कौन कौन से विशेषताएं हैं, किस पे जो है कांग्रेस की आपत्ति है, कौन से मुद्दे पे, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये आधार बनती है जाके, और इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के एक तरह से औपनिवेशिक प्रशासन के लिए एक नया विधान बनाया और ये 1921 में क्रियान्वित हुआ जाके। इंप्लीमेंटेशन इसका कब हुआ जाके, ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना कि ये 1919 में तो बन गया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो 1921 में होता है जाके। और इसकी मुख्य विशेषता थी भाई उत्तरदायी शासन की प्रगति। उत्तरदायी शासन की प्रगति मतलब ये देखा जाएगा पहले कि भारत उत्तरदायी शासन को एक्सेप्ट करने या उसको पचाने के लायक बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, कि हम ऐसे उत्तरदायी शासन दे दें और सारी चीजें क्या है छिन्न भिन्न हो जाएं। तो एक तरह से आप देखेंगे जैसे मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी 1917 में कि हम उत्तरदायी शासन की प्रगति के बारे में बात करेंगे, देखेंगे, परखेंगे और इसके बाद में उत्तरदायी शासन जो है वो हैंड ओवर कर देंगे भारतीयों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य विशेषता थी उत्तरदायी शासन की प्रगति के बारे में, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब इसके लिए बनाने के लिए देखेंगे कि 1919 का अधिनियम बना क्यों था, ये इसके उत्तरदायी कारक क्या थे, और ये पीटी का फेवरेट है, प्रीलिम्स का फेवरेट है, ठीक है। कि क्या ध्यान रखना, कोई भी ऐसा अधिनियम या कोई भी आंदोलन अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपको उसको निगाह गड़ा के एकदम से देखना पड़ेगा, नजर एकदम गड़ा के देखना पड़ेगा कि भाई देखें उसके पीछे कारण क्या रहे थे, उत्तरदायी कारण क्या थे। तो ध्यान रखना, इसी तरह से हम पढ़ेंगे, चाहे वो एक्ट बन रहा हो और या फिर कोई आंदोलन स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके पीछे क्या कारक काम कर रहे थे उसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से यूपीएससी पूछता है कि क्या कारण रहे थे कि ये आ गया। तो यहां पे देख लो भाई उत्तरदायी कारक क्या थे। सबसे पहली बात ये हमने देखा हुआ था, जिसको हम लोग बोल रहे थे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको भारतीय परिषद 1909 से कांग्रेस के नरम दल के सदस्य जो है वो कैसे थे, संतुष्ट नहीं थे, मतलब असंतुष्ट थे। जैसा कि वो चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं था। तो ऐसी एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि नहीं भाई भारतीयों को थोड़ा सा संतुष्ट करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए। तो उत्तरदायी शासन की बात यहाँ पे की जा रही थी और 1919 का अधिनियम लाया गया। तो सबसे पहली बात कि कांग्रेस जो है वो 1919 के भारत परिषद अधिनियम से संतुष्ट नहीं थी, और खासकर नरम दल के। और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। फलता युद्ध के उपरांत उन्हें ऐसी किसी अधिनियम की आशा भी थी कि कोई हम कुछ काम कर रहे हैं भाई, हम अगर भारत सरकार ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे हैं तो हमें कुछ मिलना भी तो चाहिए उसके एवज में। तो ये भी एक ऐसी आशा लगा रहे थे कि भाई भारतीय ऐसी आशा लगा रहे थे कि कुछ हमें मिलेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, अब मुख्य बात यहाँ पे ध्यान रखना, कांग्रेस लीग समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ में, जब नरम और गरम दल एक साथ आ गए थे, और इसके बाद में कांग्रेस और लीग के साथ में समझौता भी हुआ था। हालांकि उसके बहुत कड़वी सच्चाई ये है कि वहां पे सांप्रदायिकता के बीज बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उगे हुए थे और भारत का विभाजन भी 1947 में। लेकिन ये कारण आप देखेंगे कि कांग्रेस लीग समझौता यहाँ पे होता है, तीसरा कारण। और चौथा कारण देखेंगे कि भारतीयों द्वारा
स्वशासन की तीव्र मांग, याद करो होम रूल लीग आंदोलन की, जब वो तीव्र मांग कर रहे थे कि हमें स्वशासन चाहिए ही चाहिए। 1905 को याद करो, जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चल रहा था। इसके बाद में आप देखेंगे नरम और गरम दल में विभाजन भी इसी बात पे हो गया था, हमें स्वशासन चाहिए, ठीक है, हमें स्वशासन चाहिए। और जब 1916 में होम रूल लीग की स्थापनाएं हुई है, उस टाइम में भी स्वशासन की बात कही गई थी। तीव्र मांग, तो ये चौथा मुद्दा था जो कारक बनता है। मॉन्टेग्यू जैसे उदार व्यक्ति का भारत सचिव पद पर नियुक्त होना इत्यादि में गिना जाएगा। तो ये हमने 5 मुख्य पॉइंट जो है उसको देख लिए। तो ध्यान रखना, हमेशा अंग्रेजों की आलोचना नहीं करनी है। यहाँ पे क्या है, मॉन्टेग्यू जो है, जो भारत सचिव हैं, वो उदार हैं काफी, और वो चाहते हैं कि भारत में उत्तरदायी शासन जैसी कोई अवधारणा विद्यमान हो। इस वजह से आप देखेंगे ये 5 कारण हैं जो कि उत्तरदायी कारक हैं, जो कि भारत सरकार अधिनियम को बनाने में या बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके पीछे। अब इसकी मुख्य धाराएं देखेंगे, बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत पेचीदे तरह से इसको बनाया गया है, इसको सरल भाषा में समझेंगे तो देखते हैं यहाँ पे सुधार की मुख्य धाराएं क्या कहती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, प्रांतीय सरकार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए। द्वैध शासन की शुरुआत कब से होती है? 1919 के अधिनियम से होती है, मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से द्वैध शासन की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। प्रांत की मैं बात कर रहा हूं, कहां पे? प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे और क्या है गलत करके आ जाओगे। कहां पे शुरुआत हो रही है? प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन प्रणाली की यहां पे शुरुआत होती है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे कार्यपालिका की, ठीक है, और इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पे दूसरे मुद्दे पे व्यवस्थापिका की। तो ये दोनों जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, पहले प्रांतीय सरकार में देखेंगे और इसके बाद में हम केंद्रीय सरकार में भी ऐसी ही व्यवस्थाएं देखेंगे जहां पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों काम कर रही होंगी। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कार्यपालिका, जो कि प्रांतीय सरकार में है। इसके लिए क्या प्रावधान किए गए थे, एक बार देखो फटाफट। नंबर 1, कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूं। द्वैध शासन प्रणाली वर्ष 1919 के अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी, ठीक है, और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। प्रांतों की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना, और प्रांतीय कार्यपालिका की अभी हम बात कर रहे हैं। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना, द्वैध शासन के स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कहां पे? प्रांतों में की गई थी। और इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनिल कॉटिस थे। ध्यान रखना, पूछा जाता है ऐसे मुद्दों को। इस प्रणाली के जो जन्मदाता है उसको नाम क्या है? सर लियोनिल कॉटिस थे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था, ठीक है, 2 भागों में इसको विभक्त कर दिया गया था। पहले भाग में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी थी, इसको नंबर 1 गिनेंगे, और दूसरे भाग में हम गिनेंगे इसमें गवर्नर एवं उसके मंत्रीगण थे, उसकी मंत्री परिषद थी। पहले में क्या है? उसकी कार्यकारिणी थी, और दूसरे में गवर्नर के साथ में मंत्रीगण थे। ये व्यवस्था कहां की है? ये कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूं, कार्यपालिका की बात कर रहा हूं। कौन सी कार्यपालिका है? ये प्रांतीय कार्यपालिका है। प्रांतीय कार्यपालिका में क्या है? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई है, ठीक है, ये 1919 का अधिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और दूसरा नंबर यहां पे प्रांतीय विषय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ए में देखेंगे आरक्षित विषय, और दूसरे में हस्तांतरित विषय थे, ठीक है। तो नंबर 1 हमने पढ़ लिया। यहाँ पे नंबर 1 में हमने देखा हुआ है कार्यपालिका के बारे में पढ़ा जा रहा है, और इसकी मुख्य विशेषता थी द्वैध शासन प्रणाली जो कि प्रांतों में थी। और इसी के साथ में दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कार्यपालिका के लिए, तो प्रांतीय विषय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। अब हम बात करते आरक्षित विषय में क्या शामिल था, ठीक है, आरक्षित विषय में क्या शामिल था। देखना इसमें इतना गड़बड़ होता है कि
इधर का काम उधर वाले को और उधर का काम उधर वाले को ऐसे दिया गया था। और आप देखेंगे बिल्कुल भी यहां पे एक तरह से कोई भी सहूलियत नहीं होती है काम करने की, ठीक है। तो तमाम सारे मुद्दे इधर उधर घूम रहे थे, इकट्ठे नहीं थे। तो हम बात करेंगे आरक्षित विषय की। आरक्षित विषय में सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि, खनिज आदि सम्मिलित थे यहाँ पे, ठीक है। खनिज जो है, खनिज आदि सम्मिलित थे। और हस्तांतरित विषय में देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि और आबकारी इत्यादि जो है ये सम्मिलित थे हस्तांतरित विषय में, ठीक है। अब आप समझना यहाँ पे, अब आप समझना, बात समझ में आ गई कि आरक्षित में विषय कौन कौन से हैं। कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि खनिज सम्मिलित थे। और हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि और आबकारी। एक बात समझिए यहाँ पे, एक बात समझिए, अगर आप कृषि की बात कर रहे हैं तो सिंचाई को भी तो एक साथ रख सकते हैं। अगर आप भू राजस्व की बात कर रहे हैं तो आबकारी को रख सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे कितनी गड़बड़ियां हैं। कृषि को आपने रख दिया कहां पे, कृषि को आपने रख दिया हस्तांतरित में, और सिंचाई कहां पे कर दिया जाके, आरक्षित विषय में। बिल्कुल भी आप कह सकते ये दोनों चीजें मिली हुई हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती है। तो आपने अलग अलग कैसे रखा हुआ, अभी देखना, आलोचना इसकी देखना, ठीक है। बाद में पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे एक आलोचना हो जाएगी। तो ये बातें समझ आ गई, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। दूसरा, आरक्षित विषयों का शासन जो था गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद की सलाह से तथा हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था, ठीक है। गवर्नर जो था अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहा है। आरक्षित विषय पे क्या काम कर रहा है, आरक्षित विषय पे देखेंगे गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद। और हस्तांतरित विषय पे जो आप देखेंगे गवर्नर और उसके मंत्री परिषद जो थी, जो भारतीय मंत्री थे वो काम कर रहे थे, ठीक है। और मंत्री जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, और तथा यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता था। जबकि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। कितना पेचीदा मुद्दा है, कितना पेचीदा मुद्दा है। आप देखो जिसके पास में शक्तियां होनी चाहिए, उसको कर्तव्यों के बारे में तमाम सारी बातें बता दी गई, लेकिन शक्ति नहीं दी गई है। आप देखो यहाँ पे, आप देखो कि जो मंत्री थे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। और यदि व्यवस्थापिका के उनके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव ला देती थी तो त्याग पत्र देना पड़ जाता था। अब आप समझिए, यहाँ पे उनको कर्तव्य तो तमाम सारे दिए गए हैं, लेकिन उत्तरदायी नहीं दिए गए। और एक मसला है कि अगर व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव ला देती तो उनको त्यागपत्र भी देना पड़ सकता था। लेकिन आप देखेंगे गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, और अर्थात ये पूरी तरह से कैसे थे, स्टेबल थे, स्थायी थे। इनका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता था, इनका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता था। तो ये तमाम सारे यहाँ पे पेचीदा मुद्दे हमने बता दिए हैं कि एक तो ये बड़ा गड़बड़ है, दूसरा ये भी गड़बड़ है, उत्तरदायित्व की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे त्यागपत्र की भी बात हो रही है। जबकि आप देखेंगे कि जो गवर्नर उसकी कार्यकारिणी जो है वो स्थायी कार्यपालिका की तरह काम कर रही थी, स्थायी व्यवस्थापिका की तरह काम कर रही थी, ठीक है। और प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य प्रशासन एवं हस्तांतरित का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। याद करो, अभी हमने देखा हुआ था, क्या देखा हुआ था कि जैसे इन्होंने त्याग पत्र दिया, गवर्नर बैठा हुआ है यहाँ पे। ये गवर्नर क्या है, ये बैठा हुआ है क्या करने के लिए, हस्तांतरित का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था, ठीक है। राज्य प्रशासन को जैसे ही ये आप देखेंगे भारतीय मंत्रियों के जो जैसे ही त्याग पत्र आया, तुरंत देखें जैसे उसको भंग किया गया, गवर्नर बैठा हुआ, ठीक है ये भी मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हस्तांतरित भी मुझे दो, आरक्षित तो है हमारे पास में। तो एक तो ये बात है। दूसरा देखेंगे भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, किंतु हस्तांतरित विषय में उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे जो आरक्षित विषय पर ये क्या कर सकते, हस्तक्षेप कर सकते थे। क्यों? क्योंकि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी इसके लिए उत्तरदायी थे। इसके लिए, किसके लिए, आरक्षित विषयों के लिए उत्तरदायी थे।
हस्तक्षेप कर सकते थे। लेकिन आप देखेंगे जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय जो थे उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति जो है वो ना ही गवर्नर जनरल को प्राप्त थी और ना ही भारत सचिव को प्राप्त थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो मुद्दा हो गया, ये हमने पढ़ लिया है कार्यपालिका। कहाँ की? प्रांतीय कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ये भी हम बात करेंगे व्यवस्थापिका सभा की। व्यवस्थापिका सभा की बात करने वाले हैं, और ये किसकी व्यवस्थापिका सभा है? प्रांतीय सरकार की व्यवस्थापिका सभा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें थी और दिक्कत कहाँ पे थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई और इन सदस्यों में 70% सदस्य जो है वो निर्वाचित होते थे। अब निर्वाचन बड़े पैमाने पर होने लग गया था। ठीक है, बड़े पैमाने पर होने लग गया था। मताधिकार में वृद्धि कर दी गई थी। मैंने बोल दिया है कि निर्वाचन अगर बढ़ा यहाँ पे तो मताधिकार में भी वृद्धि स्वाभाविक है, तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज्यादा विस्तार कर दिया गया था। कमेंट करके बताओ कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यहां पे विस्तार हो गया था। ध्यान देना मुद्दा, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार, ये पॉइंट को नोट कर लिया जाए। ठीक है, 1919 में आया है। इवन आप देखेंगे अमेरिका में भी अभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत में सबसे पहले, आप याद करेंगे, भारत में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था 1919 के मॉन्टफोर्ड अधिनियम से। अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कहा जाता है वहां से शायद 1923 में या 1928 से प्रारंभ हुआ है, डेट देख लेना। लेकिन मुझे इतना पता है कि भारत में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार हुआ था, उस टाइम अमेरिका में भी नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे देखिए, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करती थी, किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य थी। गवर्नर को प्रस्ताव को स्वीकार करने या अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ठीक है, स्वीकार करने या अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार था यहाँ पे। तो ध्यान रखना, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कि किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी कौन? प्रांतीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं। ठीक है, किंतु पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति आवश्यक थी, अनिवार्य थी। अगर वो मना कर देता था तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। वहीं पे आप देखेंगे विधेयक पूरी तरह से समाप्त हो जाता था, वहीं पे विधेयक जो है समाप्त हो जाता था। और उसको स्वीकार करने की शक्ति जो है वो किसको दी गई थी? गवर्नर को थी, और अध्यादेश भी जारी कर सकता था। ठीक है, अध्यादेश भी जारी कर सकता था। कमेंट करके बताओ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है गवर्नर को कब से दी गई थी, कौन से एक्ट से दी गई थी? हालांकि मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको विस्तार से। ठीक है, पांचवा देख लो, व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे। ध्यान देना, मुद्दे को ध्यान देना। व्यवस्थापिका सभाओं के जो सदस्य, अब ये शक्ति मिली हुई है, इससे पहले ये शक्तियां नहीं थी कि बजट को अस्वीकार कर सके। 1992 में हमने देखा हुआ था सिर्फ चर्चा कर सकते थे। 1909 में हमने देखा हुआ था प्रस्ताव पारित कर सकते थे। लेकिन अब यहां पे देखेंगे व्यवस्थापिका सभाओं को बजट को अस्वीकार करने की शक्ति दे दी गई थी, किंतु गवर्नर आवश्यक समझे तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पास कर सकता था। गवर्नर के पास में अथाह शक्तियां हैं, अथाह शक्तियां हैं। आप देख रहे हैं वो तो क्या कर सकता है, एक तो वो कोई भी अगर विधेयक या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता तो उसकी सहमति अनिवार्य है। दूसरी आप देखेंगे यहाँ पे सदस्यों की अनुमति के बिना भी बजट बहुत बड़ा मुद्दा है आप, तो उसको भी पारित कर सकता था, उसको भी पास कर सकता था। किसके आवश्यक समझे तो यहाँ पे पारित कर सकता था, भले ही व्यवस्थापिका सभाओं ने बजट को अस्वीकार कर दिया हो तो गवर्नर उसको पास कर सकता था, ये शक्ति थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सदस्यों को बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता थी। अब मिली हुई है बोलने की स्वतंत्रता, पहले नहीं थी ऐसी। बोलने का अधिकार और स्वतंत्रता कब मिले हुए हैं? 1919 में। तो क्या आपको लग रहा है? कमेंट करके बताइए, क्या सच में उत्तरदायी शासन की शुरुआत है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की
संज्ञा दी गई थी। ठीक है, जो भी प्रांतीय परिषदें हमको क्या बोला गया है, विधान परिषदें बोला गया है। विधान परिषदें क्यों, अच्छा विधान क्या मतलब क्या होता है, लॉ, कानून बनाना, लॉ कानून बनाना। ठीक है, तो अब क्या है, ये कानून का भी निर्माण कर सकती थी और उसको खत्म भी कर सकती, इस वजह से इनको क्या बोला गया है, विधान परिषदें बोला गया है। ठीक है, विधान परिषदें बोला गया है। ओके, तो 7 पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो बात करेंगे, ये सारे सातों के सातों पॉइंट देख लो कहां से थे, ये के सारे मित्रों कहां से थे, ये थे, सॉरी ये यहां पे ऐसे प्रांतीय सरकार के थे। ठीक है, प्रांतीय सरकार से ये रिलेट कर रहे थे। ठीक है, हमने देख लिया, कार्यपालिका की बात कर ली, व्यवस्थापिका की बात कर ली। अब जो हम बात करने वाले हैं वो केंद्रीय सरकार के बारे में बात करने वाले हैं। मुद्दा यहां पे समझिए, प्रांतीय सरकार जो थी उसमें द्वैध शासन प्रणाली की बात की गई थी। क्यों ऐसा किया गया था, उत्तरदायी शासन के लिए, लेकिन केंद्रीय सरकार में अनुत्तरदायी शासन की बात की जा रही है। पॉइंट को नोट किया जाए यहां पे कि केंद्रीय सरकार में अभी भी अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था है, यथावत है, अर्थात पहले से ही ये विद्यमान है, पहले से ही क्या है, ये विद्यमान है। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया गया, 2 भागों में इसको भी बांटा गया है। क्या का बांटा गया, देख लो, इसमें भी कार्यपालिका रहेगी और व्यवस्थापिका रहेगी। इसके अलग अलग पॉइंट हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। एक नजर यहां पे देखिए, गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था। ठीक है, सीईओ जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ऑफिसर जिसको बोला जाता है वो गवर्नर जनरल था। और सभी विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, केंद्रीय और प्रांतीय। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए थे और उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग विभाग सौंपे गए थे। तो आप देख रहे हैं यहां पे विधि बनाने की, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग सौंपे गए थे। हाँ, वित्त नहीं सौंपा गया है, ध्यान रखना। जहां वित्त होता है वहीं पे सारी चीजें क्या है, जहां पैसा होता है, पैसा, धन, ठीक है, तो वहीं पे सारी चीजें क्या होती हैं, डिपॉजिट रहती हैं। कहा जाता है, एक कहावत है, चाणक्य कहा करते थे कि क्या है, राजनीति जो है अर्थव्यवस्था के चारों ओर घूमती है। इसी वजह से उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत जो लिखे हुए हैं उस किताब का नाम क्या रखा है, अर्थव्यवस्था रखा हुआ है। ठीक है, आर्थिक उसका शास्त्र एक तरह से है। ठीक है, तो वो कहते थे हमेशा कि राजनीति जो है अर्थव्यवस्था के चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, लेकिन यही मुद्दा यहां पे हम बात करें तो सारी चीजें तो दे दी गई हैं, विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग, लेकिन यहां पे क्या नहीं दिया गया, पैसा नहीं दिया गया है, पैसा, धन नहीं दिया गया है। और यहीं पे देख, यहीं पे आलोचना होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट देखिए, प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार दिया गया था। प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को, ये हम बात पहले कर चुके हैं, ये पहले हम बात कर चुके हैं प्रांतीय विषयों के बारे में जब बात कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, 5वां, गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकार किए गए प्रस्ताव को पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। अब आप देखिए यहां पे, अभी हम बात कर रहे थे प्रांतीय व्यवस्थापिका की, तो वहां पे भी वो अस्वीकार करके प्रस्ताव पारित और अध्यादेश जारी कर सकता था। यहां पे भी भैया केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में वैसे ही कर रहा है वो। तो सेम यहां पे क्या है, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही यहां पे एक प्रावधान दिया गया है। और जिस तरह से वो बजट पर, बजट अगर सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य उसको अस्वीकार कर देते थे तो क्या करता था, गवर्नर जनरल उसको स्वीकार कर सकता था, इतनी शक्ति दी गई थी। सेम आप वहां पे यहां पे भी देख सकते हैं, कहां पे, केंद्रीय सरकार में और कार्यपालिका में देख सकते हैं। क्या कि गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, मांगों पर कटौती का अधिकार प्राप्त था और वो कोई व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव को पारित कर अध्यादेश भी जारी कर सकता था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे जैसे कि राज्य के बारे में बात करें तो ऐसे केंद्र में भी ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पे व्यवस्थापिका की, हमने कार्यपालिका की बात कर ली हुई है, केंद्र की कार्यपालिका की बात कर ली है। आप व्यवस्थापिका देख लो, केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनी संस्था बना दिया गया है, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है,
राज्य परिषद। ध्यान देना, जो इस समय आप देख रहे हैं, जो इस समय चीजें देख रहे हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसी अवधारणा हालांकि आप देखेंगे 1909 में ऐसा कुछ बोला गया हुआ था, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। यहां पे आप देखेंगे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बना दिया गया था। अब आपको संसद जैसा फील होने लग जाएगा, पार्लियामेंट जैसा फील होगा यहां पे, अभी देखना, ठीक है। तो द्विसदनीय संस्था बना दिया गया था, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा जो था वो निम्न सदन थी। इस समय की लोकसभा कैसी है? निम्न सदन है, अभी निम्न सदन। इस समय की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। तो केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन थी तथा राज्य परिषद उच्च सदन। अर्थात आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वर्तमान की राज्यसभा जो है वो राज्य परिषद जैसा व्यवहार करती होगी। लेकिन यहां पे भी आप जब मूल्यांकन इसका देखेंगे 1919 के अधिनियम का, तो आप देखेंगे इसकी भी आलोचना हो जाती है। कैसे? देखो भाई, केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या आप देखेंगे यहां पे 145 रखी गई है, जो कि हमारा क्या है? निम्न सदन है। ये निम्न सदन है जिसमें 104 निर्वाचित हैं और 41 मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई है। और राज्य परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष था, परंतु गवर्नर जनरल की इच्छा पर बढ़ाया भी जा सकता था। क्या आपने अंतर देखा यहां पे? क्या अंतर देखा आपने यहाँ पे अंतर देखा हुआ है कि भाई केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है, कितनी? 145 है, लेकिन इसका कार्यकाल बहुत कम है, 3 साल का ही कार्यकाल है। जबकि उच्च सदन का देख रहे हैं यहाँ पे कितना है? 5 वर्ष का है और केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते हैं, केवल पुरुष बन सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो उच्च सदन का कार्यकाल ज्यादा था और निम्न सदन का कार्यकाल कम था, अर्थात 3 वर्ष था। मेन पॉइंट पे आते हैं। जो चीजें सदस्यों को, जो बातें नहीं करनी थी, अब वो भी करने लग जाएंगे। देखिए, सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे। अभी तक मना किया जा रहा था। 1919 में तो अनुपूरक प्रश्न पूछ ही नहीं सकते थे, और 1892 में तो पूछ ही नहीं सकते थे। 1919 में यहां पे थोड़ी सी शक्ति दी गई थी, लेकिन अब क्या है? सदस्य जो है प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते थे और बजट को अस्वीकार कर सकते थे। ये सारी शक्तियां कब मिली हुई हैं? 1919 के मॉन्टफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, दोनों को एक ही बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अस्वीकार कर सकते थे, किंतु अभी भी बजट का 70% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। कौन पारित कर सकता था? गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कर सकता था, ठीक है। बात समझ आ गई। और चौथा पॉइंट, कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों जैसे वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्त किया गया है, ठीक है, नियुक्त किया। तो कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों में नियुक्त किया गया था, तो वित्त समिति थी और अथवा सार्वजनिक लेखा समिति। तो ये सारे मुद्दे हमने व्यवस्थापिका के देख लिए, ठीक है, व्यवस्थापिका के देख लिए। तो किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पे? हमने सारे मुद्दे देख लिए हुए हैं, एक एक करके देख लिए हुए हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं। हमने प्रांतीय सरकार की बात कर ली। द्वैध शासन प्रणाली की कहाँ पे शुरुआत होती है? प्रांत में 2 भागों में बांट दिया गया है, कार्यपालिका में, और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा विषय जो है 2 भागों में बांटे गए, आरक्षित और हस्तांतरित। इसके बाद में व्यवस्थापिका की भी यहाँ पे बात करी गई है, प्रांतों में व्यवस्थापिका की बात की गई है, उसके पॉइंट देख लिए। फिर केंद्रीय सरकार की बात करी है, तो यथावत यहाँ पे अनुत्तरदायी सरकार शासन की व्यवस्था है, इसको भी 2 भागों में हम लोग बांट के देखेंगे, कार्यपालिका में और व्यवस्थापिका में क्या क्या बातें हुई थी। अब हम बात करेंगे इसका मूल्यांकन। अरे भाई, अभी हमें असहयोग आंदोलन भी तो देखना है, तो यही आधार बनेगा। यूपीएससी पूछता है, जहां पे देखना, यूपीएससी का एक खास चीज देखना, जहां पे संक्रमणकालीन दौर आता है,
एक चीज जा रही है और दूसरी नई पैदा हो रही है उसी से, वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उसकी ये प्रवृत्ति ही है। तो आप क्या करेंगे, देख लीजिए मूल्यांकन कैसे इसका करेंगे और यहीं से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देख लो एक बार, भारत सरकार अधिनियम 1919 का मूल्यांकन। महत्व देखिए, सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और इस अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर, प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई है। हमने कहा था, अब क्या है, यहाँ पे महिलाएं भी मत दे रही हैं और बड़े पैमाने पर इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, बड़े पैमाने पर इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से ही सही उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, ये हमने देख लिया हुआ था, यहाँ पे स्वशासन की बात हो गई थी। और अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई थी। तो ये इसकी खास बातें हैं, ये मुख्य बातें हैं, ये जो कि आप कह सकते हैं इसका महत्व हमने देख लिया हुआ। और केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से 3 गुना प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, अब क्या है, 3 गुना रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था कि आप रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, और भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, पहले क्या किया जाता था, जो भारत मंत्री होता था, भारत मंत्री को क्या बोलते हैं, वही भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। गवर्नर उससे पूछ के काम करता है, साहब ये किया जाए, हाँ कर लीजिए, साहब ये किया, नहीं ये नहीं करना, तो वही भारत सचिव। याद करो कब, 1858 में जो बना हुआ था एक्ट में, वही भारत सचिव, उसको लोग क्या बोलते, भारत मंत्री। तो अब इस समय वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा और एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की भी यहाँ पे नियुक्ति की गई थी। एक भारतीय उच्चायुक्त, जिस समय अभी हम देखेंगे तो हमारे तमाम सारे उच्च आयोग यहाँ पे बने हुए हैं विदेशों में। ठीक है, विदेशों में बने हुए हैं, वहां पे जो IAFS अधिकारी रहते हैं, ठीक है, उसके हेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था कब से की गई है, 1919 के अधिनियम से की गई है। दोष देख लो इसके, जहां पे कांग्रेस जो है बहुत खिन्न है। देख लो, इस अधिनियम की अनेक कमियां थी और दोष हैं जो इस प्रकार हैं। मताधिकार बहुत सीमित था, हालांकि मताधिकार बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी भी जनसंख्या के हिसाब से मताधिकार सीमित है। हालांकि महिलाओं को भी यहां पे शामिल किया जा रहा है, लेकिन मताधिकार अभी भी सीमित है बहुत। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। गवर्नर जनरल जो चाहेगा वही करेगा। वो किसी भी बजट या आप कह सकते हैं अनुदान की मांगों को अस्वीकार कर सकता है, कटौती प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आप देखें कि केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था। केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था, संतोषजनक नहीं था। ठीक है, ये भी मुद्दा हमने देख लिया हुआ है कि कहीं कुछ कहीं पे था, सिंचाई अलग कहीं पे है। इसके बाद में केंद्र की भी बात करें तो तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है इधर उधर हो गई थी। तो इस वजह से क्या है, जो विभाजन था विषयों का वो भी संतोषजनक नहीं है। फिर देखिए आगे इसमें क्या है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए प्रांतों के मध्य सीटों का बंटवारा प्रांतों के महत्व पर आधारित था। जो जितना अमीर है उसी के हिसाब से जो हाँ, ठीक है। तो यहां पे ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि प्रांतों के मध्य जो सीटों का बंटवारा था वो प्रांतों के महत्व पर आधारित था। हाँ, मतलब यही है कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, अमीर जनसंख्या है वगैरह वगैरह, यहां पे ऐसी बातें थी। ठीक है, तो प्रांतों के महत्व पर ऐसा आधारित था। और जैसे बंगाल का सैनिक महत्व था और बंबई का वाणिज्यिक महत्व था, तो जो जितना धर्मान था, जिसके पास जितना, जिस राज्य के पास में पैसा है, जो जितना पावरफुल है,
जो प्रांत जितना पावरफुल है, चाहे वो पैसे में हो या सैनिक मामले में हो, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो ये भी एक बड़ा कारण था। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक दोष है, बहुत बड़ा दोष है, ठीक है। और प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का दो स्वतंत्र भागों में बंटवारा हो गया था। एक राजनीति के सिद्धांत एवं व्यवहार के विरुद्ध था, ठीक है। राजनीति के सिद्धांत एवं व्यवहार के विरुद्ध था। तो प्रांतीय स्तर का हम बात करें तो यहाँ का जो प्रशासन था वो दो स्वतंत्र भागों में बंट गया था, ठीक है। उसका बंटवारा हो गया था, राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार के विरुद्ध था ये। तो ये भी एक मुद्दा था। इसके बाद देखेंगे, हाँ, वही मुद्दे कि वित्त कहीं अलग था, सिंचाई कहीं अलग था, कृषि कहीं अलग था, कानून व्यवस्था कहीं अलग थी, और कोई काम कहां पे दूसरी जगह कर रहा था। तो भाई ये मुद्दे ऐसे थे, बड़े पेचीदे मुद्दे थे कि अथॉरिटी कहीं दूसरी जगह थी, अधिकार कहीं दूसरी जगह थे, ठीक है। तो अथॉरिटी और अधिकार एक तरह से आप एक साथ रखते हो। शक्ति और अधिकार वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, एक जगह होने चाहिए। अधिकार किसी को दूसरे को दे दिया गया, शक्ति किसी दूसरे को दे दी गई। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि प्रशासन का दो स्वतंत्र भागों में बंटवारा जो था वो कह सकते हैं बहुत संतुष्टिकारक नहीं था। विषयों का आरक्षित और हस्तांतरित होना भी अव्यवहारिक था, और प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। हमने बताया हुआ था आपको कि पैसा नहीं दिया गया था, बाकी विधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम सारी चीजें दी गई थी, लेकिन वित्त जो है वो उस पर नियंत्रण था ही नहीं, ना ही नौकरशाही पे नियंत्रण था। और इससे कालांतर में दोनों के मध्य टकराव बढ़ गया। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना भी करता तथा यथार्थ में मंत्रियों पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण था और संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था। तो उत्तरदायित्व की बात तो की गई यहाँ पे कि उत्तरदायी शासन हम ला रहे हैं, लेकिन संयुक्त उत्तरदायित्व का जो है उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। कोई संयुक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती है। गवर्नर जनरल को ताकतवर बना दिया गया बहुत ज्यादा। वो हर एक चीज को अस्वीकार कर सकता है, उस पर अध्यादेश ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरदायी शासन की जैसी कोई चीज नहीं थी। और आगे देखेंगे अधिनियम के संबंध में कांग्रेस की प्रतिक्रिया देख लीजिए, जो कि पीटी के लिए हो सकता है कि कांग्रेस उस समय कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। 1918 में बंबई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ है। कहां पे हुआ था इस टाइम? 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, और इसमें 1919 के भारत सरकार अधिनियम को निराशाजनक, असंतोषकारी घोषित कर दिया गया था। अधिवेशन में कांग्रेसियों ने प्रभावी सुशासन की मांग की थी कि कोई हमको प्रभावी सुशासन की बात करिए आके। यहाँ पे हमें ये मत बताइए कि हम उत्तरदायित्व शासन ला रहे हैं, उत्तरदायी शासन ला रहे हैं, वो नहीं, हमें प्रभावी सुशासन की बात करिए हमसे। कौन कह रहा है ऐसा? कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ऐसा कह रही है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हमने बात की हुई है 1919। आज अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट 1919। इसके बाद में इसके जो तमाम सारे पहलू हैं उनकी हम बात करेंगे। आई होप दिख रहा होगा, ये आई होप दिख रहा होगा। तो इस पे हम लोग कल से बात करेंगे, ठीक है, कल से बात करेंगे, ओके। और इसके बाद में गांधी जी का अभ्युदय, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में आगे चीजें देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये है रॉलेट एक्ट, फिर गांधी जी द्वारा विरोध, और फिर इसके बाद में गांधी जी के बारे में जानेंगे, और इसके बाद में उनका सफर देखेंगे कैसा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है मित्रों, हमने तमाम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हुई हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसी एक मुद्दे पे पूछ दिया जाएगा, ठीक है, किसी एक मुद्दे पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। किसमें? 1919 के अधिनियम से किसी एक मुद्दे को लेकर पूछा जाएगा, ठीक है। एक या बहुत अगर पूछेगा तो दो मुद्दे ले लेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी सारी चीजें हम लोग रॉलेट एक्ट करेंगे, फिर रॉलेट एक्ट के बाद में गांधी जी का अभ्युदय, वहां पे हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो ये आपकी क्लासेस 1919 से 39 के बीच में स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसको देखते रहो, और जो हमने बोला हुआ है कमेंट में चीजें बताते रहिए, और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अभी क्लास है हमारी 3 बजे, तो 3 बजे क्या करेंगे? 3 बजे इस समय हम बात करेंगे थोड़ा चट्टानों के बारे में, रॉक्स के बारे में, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद में अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में बात करेंगे। उसमें तमाम सारी स्थलाकृतियां बनती हैं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ठीक है, इसके बाद में कुछ आगे चीजें देखेंगे, और इकोनॉमी का भी पोर्शन हम लोग करेंगे, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, और मानव संसाधन विकास की भी हम बात करेंगे अब, ठीक है, उसमें। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं
3 बजे। टेक केयर, बाय बाय।